भारतीय सड़कों पर ई रिक्शा एक आम सा नज़ारा है ना? किसी के लिए ये मेट्रो से घर तक जाने का सस्ता और आसान तरीका है, तो किसी के लिए सड़क पर चलते फिरते केओस और खतरे का दूसरा नाम। तो आखिर कहानी है क्या? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। ये आवाज, ये गुहार शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है या शायद खुद भी लगाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो डर है, वो झुंझलाहट है जो इस पूरे मुद्दे को हम सबके रोज के अनुभव से जोड़ देती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ गलियों या चौराहों की समस्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं 15 लाख से भी ज्यादा ई रिक्शा की। सोचिए, 15 लाख! और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सालों तक बिना किसी कागज, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दौड़ता रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये मसला कितना बड़ा हो चुका है। और देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक जैम या थोड़ी बहुत असुविधा की बात नहीं रही, अब बात जान पर बनाई है। दिल्ली के जनकपुरी का वो हादसा याद है? एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, ई रिक्शा पलटा और एक 6 साल की बच्ची की जान चली गई। और दुख की बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, आज जो ये अराजकता दिखती है उसकी शुरुआत एक बहुत ही नेक, एक बहुत ही सम्मानजनक सोच से हुई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा आइडिया आज इस संकट में कैसे बदल गया? आखिर हुआ क्या? कहानी शुरू होती है 1995 में पद्मश्री डॉक्टर अनिल राजवंशी के एक सपने से। वो सपना था उस अमानवीय प्रथा को खत्म करने का जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को खींचता है। उन्होंने 2000 में एलेक्सा नाम से पहला प्रोटोटाइप बनाया भी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर आया साल 2012 और रातों रात चीनी पाट से बने जुगाड़ वाले ई रिक्शा ने पूरे बाजार को पाट दिया। और वो जो एक नेक सपना था, वो एक अनकंट्रोल्ड हकीकत में बदल गया। तो आखिर ये गड़बड़ हुई कहाँ? इसे समझने के लिए चलिए इस पूरी समस्या को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला, जो इसे चला रहा है, यानी ड्राइवर। दूसरा, जो चीज चल रही है, यानी खुद ई रिक्शा का डिजाइन। और तीसरा, वो सिस्टम जिसने सबको होने दिया। तो सबके पहले बात करते हैं ड्राइवर की। इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, जिसे सवारी रिफ्लेक्स कह सकते हैं। मतलब सवारी दिखी नहीं कि खटाक से ब्रेक, फिर चाहे वो सड़क के बीचों बीच ही क्यों ना हो। कागजों पर तो 10 दिन की ट्रेनिंग जरूरी है, पर हकीकत में वो ट्रेनिंग कौन करता है सब जानते हैं। और ओवरलोडिंग, अरे वो तो जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। 4 की गाड़ी में 8 लोग ठोसना तो नॉर्मल है। नशे में चलाना, रॉन्ग साइड, सिग्नल जंप सब आम है। तभी तो अकेले दिल्ली में हर साल लाखों चालान कटते हैं, पर हालात वही ढाके 3 पात। अब सारी गलती सिर्फ ड्राइवर की भी नहीं है। जरा इसके डिजाइन को देखिए, ये किसी खड़ी हुई माचिस की डिब्बी जैसा नहीं लगता? नीचे से पतला, ऊपर से ऊंचा। साइंस की भाषा में कहें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत गड़बड़ है। और जब इसमें 4 की जगह 8 लोग बैठ जाते हैं तो ये ऊपर से और भारी हो जाता है। नतीजा, एक हल्का सा मोड़ या एक छोटा सा गड्ढा और गाड़ी पलट जाती है। ये खतरनाक रूप से अनस्टेबल है। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा गुनहगार, हमारा सिस्टम। देखिए, कागजों पे तो सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस भी, फिटनेस टेस्ट भी, नियम कानून की कोई कमी नहीं है। लेकिन सड़क पर उतर कर देखिए, हकीकत एकदम अलग है। ज्यादातर गाड़ियां बिना कागजात के दौड़ रही हैं। ये दिखाता है कि नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। तो जब इतना सब कुछ गलत है तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि इन पर बैन लगा दो, खत्म करो ये किस्सा। लेकिन क्या बैन लगाना ही इसका असली सोल्यूशन है? क्या होगा अगर हम इन्हें सड़कों से हटा दें? चलिए इस पर भी सोचते हैं। हाँ, ये एक बहुत सीधा और वाजिब सवाल है। जब कोई चीज़ इतनी बड़ी मुसीबत बन जाए तो उसे जड़ से उखाड़ने का ही मन करता है। लेकिन रुकिए, क्या हमने इसके दूसरे पहलू पर सोचा है? चलिए, बैन के फायदे और नुकसान को तोलते हैं। मान लिया कुछ समय के लिए ट्रैफिक कम हो जाएगा, एक्सीडेंट भी शायद घट जाएं। ये तो हुए शॉर्ट टर्म फायदे। लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान का क्या? सोचिए, लाखों लोग जो इसे चलाकर अपना घर चलाते हैं, उनका क्या होगा? उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके लिए ये मेट्रो स्टेशन से घर तक पहुंचने का सबसे सस्ता जरिया है? लोग फिर पेट्रोल वाले ऑटो या गाड़ी निकालेंगे, जिससे प्रदूषण और बढ़ेगा। और वैसे भी जयपुर और ढाका जैसे शहर ये कोशिश करके देख चुके हैं और बुरी तरह फेल हुए हैं। तो आखिर ये इतने पॉपुलर हुए क्यों? क्यों लोग जान जोखिम में डालकर भी इनमें बैठते हैं? जवाब एक ही है, पैसा। ये बेहिसाब सस्ते हैं।
इसे चलाने का खर्चा सिर्फ 40 पैसे प्रति किलोमीटर है। सीएनजी ऑटो का कितना है? करीब 2 रुपए, मतलब 5 गुना सस्ता। इसने सिर्फ आम आदमी का सफर ही सस्ता नहीं किया, बल्कि ऑटो वालों की जो मनमानी और मोनोपोली थी उससे भी तोड़ दिया। तो यहाँ हमें एक बात समझनी होगी, ई रिक्शा खुद बीमारी नहीं है, ये तो बीमारी का एक लक्षण है। ये हमारे शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एक मिसिंग लिंक था, जो एक खाली जगह थी, उसे भरने के लिए आया एक जुगाड़ है, एक इनफॉर्मल इनोवेशन। असल प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस जुगाड़ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, इसे रेगुलेट करने में फेल हो गए। ठीक है, तो अगर बैन कोई सल्यूशन नहीं है, तो फिर सल्यूशन है क्या? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ये रास्ता बैन लगाने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से रेगुलेट करने का है। चलिए देखते हैं ये ब्लूप्रिंट क्या कहता है। ये सल्यूशन 4 कदमों पर आधारित है। पहला, कंट्रोल करो। इन्हें एक नई व्हीकल कैटेगरी ELMV में डालो और तय करो कि एक शहर में कितने रिक्शा चलेंगे, ऐसा नहीं कि जितने मर्जी आ जाएं। दूसरा, जोन बनाओ। GPS का इस्तेमाल करके इनके इलाके तय करो कि ये कहाँ चलेंगे और कहाँ नहीं। इनके लिए अलग से स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट बनाओ। तीसरा, ट्रेनिंग दो। ड्राइवरों के लिए एक सख्त और असली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ और उन्हें QR कोड वाले स्पेशल लाइसेंस दो ताकि जवाबदेही फिक्स हो सके। और चौथा और सबसे ज़रूरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। पुलिस के भरोसे मत रहो, स्मार्ट कैमरे लगाओ, GPS ट्रैकिंग करो ताकि नियम तोड़ने वाले अपने आप पकड़े जाएं और फाइन लग जाए। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ ई रिक्शा का नहीं रह जाता, वो तो सिर्फ एक लक्षण है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस सिस्टम को ठीक करने के लिए तैयार हैं, उस सिस्टम की खामियों को मानने के लिए तैयार हैं, जिसने एक छोटे से जुगाड़ को इतना बड़ा राष्ट्रीय संकट बना दिया। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।